गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। इससे पहले हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आबभाव का नियम और बोर भरी योजना इन सब के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। इसकी डेफिनेशन: आधे भरे हुए तथा पूरे भरे हुए कक्षकों वाली इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं सामान्यतः अधिक स्थायी होती है। इस आधार पर CR Z = 24 तथा CU Z = 29 के वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आबभाव नियम के आधार पर लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब जो CR है, तो इसमें बोला गया CR यानी कि CR होता है क्रोमियम। क्रोमियम एक बेसिक रेडिकल है। इस CR उसका सिंबल है क्रोमियम का सिंबल क्या है? CR। तो इसका कितना दिया है? 24 दिया है। और नेक्स्ट क्या है? CU मतलब होता है कॉपर। तो इसका क्यूप्रम करके एक क्यूप्रम नाम होता है इसका, क्यूप्रम, पर इसे हम कॉपर के नाम से जानते हैं। तो इससे CU है इसका सिंबल। तो इसमें क्या दिया है? CR की Z = 24 और CU का Z = 29। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? पहले इसमें क्या दिया है देखते हैं। आधे भरे हुए तथा पूरे भरे हुए कक्षकों वाली इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं सामान्यतः अधिक स्थायी होती है। मतलब जो आधे भरे हुए रहते हैं और पूरे भरे हुए कक्षक रहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सामान्यतः अधिक स्थायी होती है बोल रहा है। तो मतलब वो स्थायी रहती है ऐसा बोल रहा है, ज़्यादा स्थायी रहती है। तो इस आधार पर ये दो रेडिकल्स दिए हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं। तो पहला क्या है? क्रोमियम। तो क्रोमियम का क्या है? पहले क्रोमियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये दिया है क्रोमियम का। तो इसमें पहले हम काउंट करके देखते हैं सही है कि नहीं। तो 1s2 2 2 2 4 10 12 10 12 18 24। तो ये दिया है। मतलब ये जो क्रोमियम का इसने इलेक्ट्रॉनिक संरचना की है, तो इसमें क्या है? इसमें भी 24 है। ऊपर जो आबभाव वाला दिया है इसमें भी पूरे 24 है और इसमें भी 24 है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, जैसे इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन क्षमता दी है और इसमें D में 4। तो 2 में हमें आखिरी क्षमता क्या रहती है? उसकी सबसे अधिकतम क्षमता उसकी क्या रहती है? S में 2 ही रहती है और D में कितनी रहती है? 10 रहती है। तो हमने इसके हिसाब से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना की है इसकी। तो इसमें क्या हुआ है? आबभाव के हिसाब से इसमें D में चार क्षमता दी हुई है और इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। इसमें जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले गया है वास्तविक वाले में। तो ये क्या हो गया? ये स्थायी हो गया ना। इसकी जो क्षमता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना की, ये स्थायी हो गई ना। इसके दोनों पेयर बढ़ गए हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आधे भरे हुए तथा पूरे भरे हुए कक्षकों वाली इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं सामान्यतः अधिक स्थायी होती है। मतलब जैसे इसमें ये आधे भरे हुए भी रहेंगे ये CR में, तो ये इसकी स्थायी रहेगी, इसकी संरचनाएं अधिक ही होगी। जैसे इसका हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, ये जो S का एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर दे दिए D में, तो ये 3d5 4s1 हो गया। ये ऐसा बोल रही है। तो जैसे ये CU है, यहाँ CR सब क्या है? तो ये CU है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s2 बोला है। तो 3d9 4s2 बोला, तो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए और ये क्या हो गया? 3d10। मतलब उसकी जो 10 की जो क्षमता है उसको हमने पूरा कर दी और यहाँ क्या आया? 4s1 आया।
ठीक है। ये अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ये बताया गया है इसमें, उसको स्थायी बनाने के बारे में बताया गया है। इसमें उन दोनों का अंतर बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों के बारे में हमने पढ़े हैं। आयन कौन से होते हैं? तो मेन आयन होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी उदासीन परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकाले जाने पर धनायन प्राप्त होते हैं। परमाणु में से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं उतना ही इकाई धनावेश परमाणु पर आ जाता है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी उदासीन परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकाले जाने पर धनायन प्राप्त होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई परमाणु है, उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकल जाने पर धनायन प्राप्त होता है। जैसे कि ये है Na सोडियम में से हमने इसके ये है, इसके कक्ष बनाए, तो इनमें से सबसे पहले 2 रहते हैं, फिर 8 रहते हैं, ऐसे, और फिर इधर 18 रहेंगे। जैसे इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा हो गए मान के चलो, तो इसमें से हमने इससे 2 निकाल दिए, 2 परमाणु को निकाल दिए। तो ये किस 2 परमाणु को निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, Na धनायन लगे हैं इसमें, ये 2 धनायन लिखे। हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाले तो इसमें 2 धनायन लिखेंगे। अगर 3 निकालते तो 3 लगते, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसमें धनायन लगता है, यही बता रहा है ये। ऐसा इसका कहने का मतलब ये है, सीधी और साफ लगेगी। अब नेक्स्ट है ऋणायन। ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदासीन परमाणु बाहर से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। बाहर से लिए गए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु को बाह्य कोश में प्रवेश करते हैं। एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें उतना ही इकाई ऋणावेश आ जाते हैं। यही इसका मतलब ये है। जैसे कि इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे Cl देखेंगे, तो Cl में जैसे कि कुछ परमाणु हमने ऐसे यहाँ लगाए, इसमें परमाणु दिए हैं, तो जैसे परमाणु दिए तो इसमें हमने 2 परमाणु कम है, तो 2 परमाणु हमने किसी से ले लिए, कोई दूसरे परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन उनसे लिए, पूरी तरह से ग्रहण करे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Cl ऋणायन लिखेंगे। जिसमें 2 ऋणायन लगे, हमने दो ऋणायन ग्रहण करे हैं, इसीलिए इसमें माइनस यानी कि ऋणायन का चिन्ह लगा। उसमें दो हमने दिए थे किसी को, पूरी तरह से उसको बाहर निकाले थे, तो उसमें धन का चिन्ह लगा। ये दोनों चीज़ में ये अंतर है, धनायन और ऋणायन में, यह है इसका मतलब। अब हम देखेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत तथा पदार्थों की द्वैती प्रकृति, यानी कि अब हम देखेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत। विकिरण के समान एक अत्यधिक संतुष्टकारक परमाणु संरचना का चित्र सन 1924 में डी ब्रोगली के पदार्थ की द्वैती प्रकृति के रूप में सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैती प्रकृति के समान पदार्थ तथा इसलिए इलेक्ट्रॉन भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि प्रकाश हो और जब कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है तो वो जिस तरीके से वो तरंग बनाती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरंग बनाते जाते हैं। ये डी ब्रोगली ने पदार्थों के हिसाब से इसको बताया है। दूसरे शब्दों में पदार्थ में कण तथा तरंग दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। डी ब्रोगली ने इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न समीकरण दी, यानी कि जो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में कण तथा तरंग दोनों प्रकार के
उसमें कण भी होते हैं और उसमें पदार्थ के भी गुण पाए जाते हैं बोला जा रहा है। डी ब्रॉगली ने इसको बताया था और उनने एक समीकरण भी दी है, तो वो समीकरण है, तो इनने ये समीकरण दिए हैं। ये जो साइन है इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य बराबर H/mu इज इक्वल टू H/p, ये इसका दिया है। अर्थात तरंग प्रकृति 1/कण प्रकृति होता है। ये इसका समीकरण है। इसमें H क्या होता है, एक प्लांक स्थिरांक होता है। H क्या होता है, प्लांक स्थिरांक, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं उसको। और M क्या होता है, M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। U क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग। और ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। समीकरण से स्पष्ट है कि गतिशील सूक्ष्म कण जहाँ एक और संवेग mu रखते हैं, यानी कि जहाँ संवेग mu रखते हैं वहीं दूसरी ओर वे तरंग के गुण भी रखते हैं। मतलब जैसे हमने mu रखे उसके संवेग में, तो उधर उसका दूसरी ओर उसके वे तरंग के गुण भी रखते हैं, ऐसा बोल रहा है। ये इसका समीकरण है डी ब्रॉगली का। अब हम आगे देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग प्रयोगों द्वारा एक साथ ज्ञात करना असंभव है। इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग, मतलब जो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें उसके सूक्ष्म कण की यथार्थ उसकी जो स्थिति रहती है, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके प्रयोग एक साथ ज्ञात करना असंभव है। मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं या तो फिर उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते। अतः किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जाएगी उसके संवेग को ज्ञात करने में परिशुद्धता उतनी ही कम होगी। यानी जैसे हम किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक होगी परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जाएगी उसके संवेग ज्ञात करने की परिशुद्धता उतनी कम होगी। यानी कि जैसे अगर हम उसके सूक्ष्म कण की जो स्थिति ज्ञात करेंगे, अगर वो अधिक परिशुद्धता में हुई तो जो उसका संवेग ज्ञात करेंगे वो अधिक परिशुद्धता में नहीं होगा, उसका परिशुद्धता कम हो जाएगी। अतः किसी गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग की अनिश्चितता डेल पी तथा स्थिति की अनिश्चितता डेल एक्स के मध्य निम्न संबंध है। अनिश्चितता को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल बोलते हैं। तो जैसे हम संवेग की अनिश्चितता बोलेंगे तो इसको डेल पी से करते हैं, और स्थिति की अनिश्चितता को बोलेंगे तो उसको डेल एक्स से करते हैं। ये हो गया। तो अब हम इसमें इसका समीकरण दिया है डेल एक्स गुणित डेल पी, डेल एक्स गुणित डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 H/4 दिया है। तो इसमें है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन H/4। ये इसका समीकरण है हाइजेनबर्ग का। इसमें बोला गया है, अब इसको सॉल्व करें आगे, तो डेल एक्स तो m डेल वी दिया है। डेल पी क्या होता है, पी यानी क्या होता है, मोमेंटम। मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि पी यानी क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का क्या होता है, पी क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम वी हो जाएगा, एम डेल वी। यहाँ पे ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एम डेल वी। फिर ग्रेटर देन H/2 फिर डेल एक्स इंटू डेल वी, ये एम नीचे चले जाएगा। फिर क्या होगा, H/4 एम। तो डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 एम, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। उपरोक्त सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारण किया जाए तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, तथा यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्थिति है वो अगर सही निर्धारित हुई, तो अगर उसकी सही निर्धारित की जाए उसकी स्थिति, तो उसकी वेग में अनिश्चितता होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन के वेग बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित होंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। तो इसमें
डेल एक्स को क्या बोला गया है? डेल एक्स को बोला गया है स्थिति की अनिश्चितता, और वेग को बोला गया है, वेग की अनिश्चितता को बोला गया है डेल पी। डेल एक्स है, डेल एक्स को बोला गया है वेग की स्थिति की अनिश्चितता, और डेल पी को बोला गया है संवेग की अनिश्चितता। ये इसके नाम है, आप याद कर सकते हैं इन्हें। यहाँ पे तो रखना मत। पढ़ेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कोसेल तथा लुईस ने सन 1916 में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोसेल और लुईस, ये दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को 1916 में प्रतिपादित किया है, जिसे लैंगम्यूर ने सन 1919 में पूर्ण किया। मतलब इन लोगों ने इसको पूरा नहीं किया था, तो लैंगम्यूर ने उसे कंप्लीट किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि यह संरचना स्थायी होती है। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी यह निष्क्रिय होता है, क्योंकि यदि किसी तत्व में सिर्फ एक ही कोश उपस्थित हो तो 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास की व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था है। इसमें बोला गया है जैसे कि जो बाह्यतम कोश होते उसमें जिन तत्वों में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी संरचना स्थायी होती है। लेकिन जैसे हीलियम हो गया, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हीलियम होता है उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वह निष्क्रिय होता है, फिर भी वह निष्क्रिय होता है। जो उसका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन रहता है हीलियम का, उसमें कोश रहता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। क्योंकि यदि किसी तत्व में सिर्फ एक ही कोश उपस्थित है, जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही कोश उपस्थित हो, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास की व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन विन्यास की जो व्यवस्था होती है वो स्थायी होती है अगर एक ही कोश उपस्थित हो तो। जैसे हीलियम में एक ही कोश उपस्थित होता है, तो इसलिए इसकी व्यवस्था जो रहती है वो स्थायी होती है। अब नेक्स्ट है, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें जो बाह्यतम कोश रहते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो उसके जो बाह्यतम कोश रहते हैं, ये जो कोश है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहते हैं। तो जैसे किसी में 6 हुए, किसी में 4 हुए, तो उस तरीके से अगर उसमें कम है तो आदान प्रदान करेंगे और उस अपने कोश को 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या हो गई? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब चीज़ छोड़कर, क्योंकि ये अपना बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम हो गया, ये इन लोगों को छोड़कर बाकी सब जितने भी तत्व होते हैं, बाकी सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी तत्व होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सब अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों नहीं करते? जो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इन लोगों को अपने जो पूर्ण करने के लिए, बाह्य कोश पूर्ण करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी इसको अपनी क्षमता पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लिथियम को भी 2 ही चाहिए, और बेरिलियम को भी 2 ही चाहिए। ये इसका तीसरा सिद्धांत है। अब चौथा सिद्धांत ये है, किसी तत्व की संयोजकता उसके द्वारा दिए गए या ग्रहण किए गए दूसरे तत्व के साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के समान होती है। संयोजकता के इस सिद्धांत में अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि मान लो कि हमने किसी तत्व की संयोजकता उसके द्वारा दिए गए, मतलब उसकी जो संयोजकता होती है किसी तत्व की, उसमें जो हम तत्व किसी को देते हैं या उससे कोई ग्रहण करते हैं दूसरे तत्व से, तो उसके इलेक्ट्रॉनों युग्मों की संख्या के समान होती है। जो उसके इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो उसके युग्मों की संख्या के समान होती है। और संयोजकता के इस सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। किसी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोगी है? मतलब जैसे हमें किसी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? तो एक विद्युत क्षेत्र द्वारा
अवेशित परमाणुओं का तत्त्वरण और परिणामी रूप से एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उनका विक्षेप। बी है विद्युत विसर्ग द्वारा वाष्पीभूत तत्वों में उत्सर्जित प्रकाश का वर्णक्रमीय परीक्षण। मणिभों में एक्स किरण पारगमित होने पर उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूपों का फोटोग्राफ लेना, या अल्फा कणों द्वारा धातु की पन्नी पर बमबारी करना। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ए। एक विद्युत क्षेत्र द्वारा अवेशित परमाणुओं का त्वरण और परिणामी रूप से एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उनका विक्षेप करते हैं। यह है इसका फर्स्ट, इसका आंसर। तो इसका 7th वाला ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये होगा, जैसे द्विसंयोजी धातु M2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है, तो इसका परमाणु भार 56 U है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे हम 2 8 14, तो इसका प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 14 कितने हो जाएंगे टोटल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, धातु M2+, यानी कि 2 इसने रिलीज़ किया है, तो यानी कि 2 रिलीज़ किया है, तो हम इसमें 56 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 54, तो 54 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर, इसका ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन में 30, तो इसमें क्या आएगा 30। तो इसका पहला ऑप्शन है, इसका आंसर है 30। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रोटॉन ड्यूटेरियम का नाभिक है, प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, प्रोटॉन अल्फा कण है। तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। प्रोटॉन क्या है, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, सी इसका ऑप्शन आएगा, ये इसका आंसर है। फिर 9th है इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन तथा अल्फा कण अल्फा के लिए आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात E/m का बढ़ता हुआ क्रम निम्नतम से शुरू है। तो जैसे इसमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है, तो इसके जो आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात के हिसाब से उसका बढ़ता हुआ क्रम बताइए बोल रहा है। तो उसके बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा न्यूट्रॉन, फिर क्या आएगा अल्फा कण, फिर आएगा पी, पहले आएगा न्यूट्रॉन, फिर अल्फा कण, फिर प्रोटॉन और फिर आएगा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जैसे न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर होता है अल्फा कण होते हैं यहाँ सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होते हैं प्रोटॉन और फिर उसके बाद क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इसका डी, ऑप्शन डी होगा इसका सही क्रम। फिर 10वां है निम्न अभिक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है। तो कौन सी अभिक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है बोला है, इसमें ए ऑप्शन है C614 प्लस 6C14 प्लस 1P1 7N14 प्लस 0N1 4BE9 प्लस 2H, इन सब में से कौन सी अभिक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है बोल रहा है। तो इसमें आएगी 4BE9 प्लस 2HE4 6C12 प्लस 0N1, ये इसका सही अभिक्रिया यही है बी वाली ऑप्शन, 4BE4 बेरिलियम 9 प्लस 2 हीलियम 4 6C12 प्लस 0N1, ये न्यूट्रॉन की सही अभिक्रिया है, उसके खोज से संबंधित है। ये आज के क्वेश्चंस हैं, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।